हाँ पुष्पेश, एक्चुअली स्क्रीन पर ये तुम्हारा स्लाइड है, पीपीटी है, तो अभी वही तो प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, यू कैन गो ऑन। मेरी शक्ल दिख रही है लोगों को कि नहीं दिख रही है? पुष्पेश स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो स्क्रीन ही दिखेगी ना। अच्छा, स्क्रीन ही दिखेगी तो मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, तो मैं वीडियो ऑफ पॉज कर लूँ अपना क्या? नहीं, रहने दो, तुम कंटिन्यू रहो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच गौरव भैया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मॉर्निंग गाइस, सबको मेरा नमस्कार। मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो टुडे वी आर हियर for the second class of Spanish history, Spanish culture, and all these things. Okay, okay. The most important thing is today. इससे पहले की क्लास में स्टार्ट करें, एक दो चीजें हैं which I'd like to clear right now before this other class. Okay, first, whatever we are going to study today regarding the history of Spain, civil war, the reasons of civil war, why, what happened after the civil war, how Franco, who was the general of the army, he came into the power, and what happened, how Franco's regime, Franco's power declined, and how finally in 1978 the constitution of Spain was, so the democracy came into Spain. Okay, so हम लोग इस तरह से जाएंगे। फर्स्ट क्लास के बाद मुझे कुछ ईमेल्स आए थे और बाकी लोगों ने मुझे बताया था कि क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स रखें, ज्यादा इंग्लिश ना बताएं इसमें, तो मैं कोशिश करूंगा दोनों में रहने का। ठीक है, और अपने सेकंड पेज पे आ जाएंगे। ओके ओके, तो आपके सामने स्क्रीन है, आप इसे देख पा रहे होंगे। इससे पहले कि हम इसे स्टार्ट करें, फर्स्ट थिंग, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वॉइस। कम आ रही है आवाज? मेरी आ रही है ना? क्लियर आवाज आ रही है ना? बराबर, क्या आप मुझे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? yes, your voice is clear. ओके श्योर, थैंक यू। ओके, सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आज स्पेनिश सिविल वॉर के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज whatever we are talking today, we are talking according to the context or in the context of Spain at the time of civil war. Okay, at this time of civil war, how was Spain? What kind of people were there? Kind of people saying means which ideas, what rights, what things they were supporting or opposing, etc. etc. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपको टर्म्स आएंगे जैसे nationalists, republicans, right wing, left wing, all these things. ठीक है, तो इन सब चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो उसे सिर्फ स्पेन के कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे। ठीक है, जो भी चीज बता रहा हूं मैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ठीक है, स्पेन का कॉन्टेक्स्ट, किसी और कंट्री का कॉन्टेक्स्ट, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो आप उन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो वहां पे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो आप पढ़ रहे हैं सामने, At the time of Spanish Civil War के टाइम में स्पेन में दो ग्रुप हुआ करते थे, दो साइड्स थे। पहला द नेशनलिस्ट्स एंड सेकंड द रिपब्लिकन्स। नाउ हु वर द नेशनलिस्ट्स एंड हु वर द रिपब्लिकन्स? ठीक है, नेशनलिस्ट वो लोग थे, दे वर द राइट विंग ग्रुप्स इंक्लूडिंग द आर्मी हाई कमांड, द चर्च, लैंड ऑनर्स, monarchists, and some group of the fascist people party. Second one was the Republicans. Who were the Republicans? They were the coalition of left-wing groups, including the socialists, trade unions, communists, anarchists, and the moderate liberals. ठीक है, ये लोग कौन थे, किस चीज को सपोर्ट या ओपोज कर रहे थे, ये हम आगे बढ़ेंगे। तो ये स्पेन के सिविल वॉर के टाइम में जब लोग दो ग्रुप में डिवाइडेड थे, जिसमें से एक को नेशनलिस्ट कहा गया, एक को रिपब्लिकन्स कहा गया, तो वो लोग कौन थे? जो लैंड ऑनर्स, मोनार्क्स, जो चर्च के और आर्मी के ऑफिशियल्स और कमांड, चर्च की कमांड के लोग थे, उन्हें नेशनलिस्ट कहा गया था। और जो बाकी के लोग थे जैसे ट्रेड यूनियंस, सोशलिस्ट पीपल, द डेली वेज लेबरर्स, वर्कर्स, ऑल दीस थिंग्स, उनको रिपब्लिकन्स कहा गया था। ठीक है, ये स्पेन के कॉन्टेक्स्ट में आप समझ गए। गौरव भैया नेक्स्ट स्लाइड लेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड आ जाएंगे। उस पे नेक्स्ट स्लाइड विजिबल है? हाँ भैया बिल्कुल विजिबल है। भैया थोड़ा फास्ट आगे बढ़ाते रहिए क्योंकि बहुत से स्लाइड्स हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया कि नेशनलिस्ट कौन थे और रिपब्लिकन्स कौन थे। अब दूसरी चीज, सी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, whatever I am explaining you right now, और जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, the most important thing is you need to remember the main points, the most important points. ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में शायद हो सकता है क्वेश्चन पूछते कि रिपब्लिकन्स जो थे वो कौन लोग थे, और नीचे 4 ऑप्शंस होगा। तो आप यहाँ पे क्या आपके दिमाग में रखना है कि रिपब्लिकन्स वो लोग थे जो आपको डेली वेज लेबरर्स, वर्कर्स क्लास, वर्किंग क्लास, ट्रेड यूनियंस, इनका जो ग्रुप था इन्हें रिपब्लिकन्स नाम दिया गया था। तो अगर आपके ABCD ऑप्शन में अगर ये आता है तो उसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव क्या थे उनका? जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे उनका ऑब्जेक्टिव था टू प्रिजर्व द स्पेन्स इंटीग्रिटी, स्पेन की इंटीग्रिटी को, एक स्पेन की वो बात कर रहे थे। क्योंकि जो रिपब्लिकन्स थे वो विश टू प्रिजर्व द सेकंड रिपब्लिक। तो सेकंड रिपब्लिक हुआ, और सेकंड रिपब्लिक के बाद जैसे बाकी के पार्ट्स जैसे कतालान, बास्क कंट्रीज, ऑल दिस थिंग्स, ये अपने इंडिपेंडेंस की बातें कर रहे थे, ये अलग होना चाह रहे थे, ये सारे रिफॉर्म्स होना चाह रहे थे, चर्च को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी, आर्मी के ऑफिसर्स को रिटायर किया जाएगा, इन सब चीजों को जो सपोर्ट कर रहे थे वो थे रिपब्लिकन्स, उनका वो मोटिव था, ठीक है। गौरव है नेक्स्ट स्लाइड। The cause of the war. What were the reason for the wars? ठीक है, रीजन क्या था वॉर का? पहला रीजन, profound cause. Long period of decline since the great days of the Spanish Empire. मोनार्की के बाद मैंने आपको बताया था क्वीन इसाबेला फेर्डिनांड की शादी हुई, कैथोलिक मोनार्क आए स्पेन में, और उसके बाद रॉक स्टार मंजुल जी, आप अपना वीडियो थोड़ा बंद कर लेंगे क्योंकि मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। ठीक, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ डिक्लाइंस, कैथोलिक मोनार्क जब आया, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि क्वीन इसाबेला फेर्डिनांड की शादी हुई थी, किंगडम ऑफ कैसाइल और दूसरा किंगडम जो है वो दोनों यूनाइट किया था, कैथोलिक मोनार्क वहां पे आया, और उसके बाद स्पेन ने अपने कल्चर में बहुत सारी चीजों में बाकी डिफरेंट सेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इनमें प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट आफ्टर व्हाट हैपेंड, लॉन्ग पीरियड डिक्लाइन सिंस द ग्रेट डेज ऑफ स्पेनिश एम्पायर, इतने जो अच्छे दिन वहां पे, मतलब वहां पे जो अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी इकोनॉमी बहुत और बाकी सारी चीजों में, इंडस्ट्रीज में, सब में डिक्लाइन होने लगा वहां पे, ठीक है। Spain had made little progress, lost her empire and fallen behind the industrialization process. वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आसपास चल रहे थे, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आया और ये सारी चीजें यहाँ पे होने लगी, और स्पेन का जो प्रोग्रेस है वो रुक गया वहां पे, और वहां का इंडस्ट्री, वहां की इकोनॉमी गिरने लगी इसकी वजह से, ठीक है। और स्पेनिश सोसाइटी जो थी वो दो लोगों के बीच में डिवाइड हो चुकी थी, लैंड ऑनर्स और पीजेंट्स। जो वहां के पीजेंट्स थे वो और जो लैंड ऑनर्स थे उनके बीच में डिवाइड हो गई थी सोसाइटी, ठीक है। गौरव, नेक्स्ट लाइन। चर्च वर्सेस एंटी क्लेरिकल मूवमेंट्स. The church had enormous power in Spain, opposed to social reform. This led to the groups that sought to reduce the church influence. चर्च जो था स्पेन का, अभी भी चर्च का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत सारी चीजों में है, बहुत सारी, बट इंपॉर्टेंस जरूर है। भले ही एक होता है दखल अंदाजी, एक होता है डिसीजन मेकिंग, बट एक होता है इंपॉर्टेंस। So it's 100% sure that church cannot take a decision in Spain right now, but it has its own importance still. आज भी चर्च का अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चर्च वर्सेस एंटी क्लेरिकल क्लर्जी, क्लेरिकल क्लर्जी से आता है वो। क्लर्जी कौन होते हैं, नेक्स्ट वाले मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो लोग थे बाकी के, उन्होंने चर्च का जो इन्फ्लुएंस था या चर्च के जो ज्यादा कंट्रोल थे चीजों पर, उसको खत्म करने के लिए मांग शुरू कर दी। किन्होंने?
रिपब्लिकन्स ने, उन्होंने कहा कि चर्च का ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। गौरव भैया नेक्स्ट लाइन। गौरव भैया नेक्स्ट लाइन। एग्जैक्टली, कंजर्वेटिव्स वर्सेस द लिबरल्स। जो कंजर्वेटिव्स थे उनका मानना था कि उनके पास वो पावर्स, वो चर्च के पास वो पावर, बाकी सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन जो लिबरल्स थे वो कह रहे थे ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इनके पावर को घटा देना चाहिए या हटा देना चाहिए। There was a lack of a political middle, and extremist elements were increasingly popular. Massive division between countryside and the towns. ये जो important चीज है ये बहुत important है। क्या हुआ? दो तरह की चीजें होती हैं, एक्सट्रीम में जाना और एक होता है मिडिल पाथ लेके चलना। तो वहां पे क्या हुआ, पूरी की पूरी सोसाइटी एक्सट्रीम जाके दो ग्रुप में डिवाइड हो चुकी थी, द कंजर्वेटिव्स, द लिबरल्स, द नेशनलिस्ट, द रिपब्लिकन्स, ठीक है। इसकी वजह से दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कोई मिडिल मैन नहीं था। मिडिल पाथ मतलब ठीक है, तुम्हारी भी कुछ बातें रखेंगे, तुम्हारी भी कुछ बातें रखेंगे, ऐसा करने वाला कोई था नहीं, और पूरी की पूरी सोसाइटी दो एक्सट्रीम ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी। गौरव, नेक्स्ट स्लाइड। The Spanish army had a tradition of interfering in politics. Long-standing tradition of violence in Spanish politics and democracy had never really been established. Therefore, parties try to reserve election results through violence. क्या हुआ? आपने उससे पहले देखा होगा कैसे प्रीमो दे रिवेरा, आपको मैंने बताया तो, जो स्पेन का जनरल था जिसने बिना कोई वॉर किए पूरी थ्रोन पे कंट्रोल कर लिया, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो स्पेन की आर्मी का ये ट्रेडिशन रहा था कि आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरफेयर करती है, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, और लोग जो है इलेक्शन के रिजल्ट्स को वायलेंस से कंट्रोल करने लगे। इलेक्शन खत्म हुई या इलेक्शन जब हो रही है, इलेक्शन होने से पहले एक पार्टिकुलर ग्रुप आसपास के, आप चीजों में देखेंगे, अभी आप अगर आसपास की न्यूज इवेंट्स चीजों में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आजकल भी होती हैं, अगर आप हैं तो क्या हो रहा था वहां पे, कि वहां की जो पावरफुल जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो लोग क्या कर रहे थे कि इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन से पहले वायलेंस करवा रहे थे, इलेक्शन के टाइम में वायलेंस करवा रहे थे, और इलेक्शन के बाद वायलेंस करा रहे थे, और वायलेंस के दम पे इलेक्शन जीत रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। Democracy in Spain had brought about corrupt governments and undermined the concept of democracy. There was electoral fraud and continuing landlord control under the Spanish democracy. डेमोक्रेसी तो आया स्पेन में, ठीक है, लेकिन वो डेमोक्रेसी का असल मीनिंग था कि सबको पावर दिया जाएगा, सब इक्वल्स होंगे वहां पे, ऐसा कुछ वहां पे नहीं हुआ। फ्रॉड हो रहे थे, करप्शंस हो रहे थे, लैंडलॉर्ड्स के कंट्रोल में बहुत सारी जमीनें थी, लोगों के पास कुछ चीजें नहीं थी, कुछ लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज थी, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं थी। इस कारण से मैंने बताया दो एक्सट्रीम ग्रुप थे, एक बिल्कुल एक तरफ, दूसरे बिल्कुल दूसरी तरफ, और दोनों के बीच का जो क्लैश था वो कॉमन हो चुका था। गौरव, नेक्स्ट टाइम। There was a desire of autonomy in several regions to Spain. Conservatives saw this as a threat to Spain. Anarchism was a powerful force in Spain. Army concerned at the possibility of a communist takeover. देखिए, नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाएं देंगे। बहुत सारे आर्ट्स में मैंने लास्ट आपको बताया था, फ्रीडम मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए थे। कतालान अलग होना चाहता था, बास कंट्रीज अलग होना चाहते थे, उसको देखकर और भी बाकी सारी चीजें जो है धीरे धीरे अलग होना चाह रही थी। जो एनार्किस्ट थे, यानी कि जो रिपब्लिकन्स थे, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और ये कहा, जो लेफ्टिस्ट, रिपब्लिकन्स, एनार्किस्ट, वो वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और उन्होंने ये कहा कि जो लोग अलग होना चाहते हैं अलग हो सकते हैं, बिल्कुल अलग हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इसको अपॉर्चुनिटी को लेकर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। जबकि जो दूसरा था ग्रुप, वो कह रहा था कि नहीं, पूरा का पूरा स्पेन जो है वो एक ही रहेगा, वो एक ही होगा। मोहनदेव तिवारी जी प्लीज अपना वीडियो बंद कर लीजिए। The weakness of the government of the Second Republic, 1930 to 1936, its failure to carry out reforms and to act against those that were plotting against the Republic. It also failed to maintain law and order.
assassination of the right wing leader Calvo Sotelo in July 1936. वहां पे क्या होता है 1930 to 36 जो सेकेंड रिपब्लिक का जो गवर्नमेंट थी बहुत सारे रिफॉर्म्स को लाने में बाकी सारी चीजों लाने में काफी ज्यादा विफल रही, वो नहीं ले पाई, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहे थे और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्फ्लिक्ट, आपने देख लिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों के बीच में, ट्रिगर पॉइंट कहाँ पे आता है? ट्रिगर पॉइंट क्या होता है? कैटलिस्ट का काम किसने किया? ट्रिगर पॉइंट कहाँ एकदम आया? जो राइट विंग के लीडर थे उनका नाम था काल्वो सोतेलो। जुलाई 1936 में उनका मर्डर कर दिया जाता है, असैसिनेशन हो जाता है उनका, ठीक है। उनका असैसिनेशन जो है वो एक ट्रिगर पॉइंट था सिविल वॉर का स्टार्ट होने में, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्लाइड। The main characteristics of the Spanish Civil War. अब आते हैं सिविल वॉर क्यों हुआ, ये मैंने आपको बताया। सिविल वॉर में क्या हुआ? The conflict was extremely brutal. दोनों ग्रुप्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था बहुत ही ब्रूटल था। There was a widespread foreign intervention due to the conflict, seen as a struggle between right and left. बाकी के जो फॉरेन पावर्स थे, इंटरवेंशन थे, वो बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गए थे। फॉर एग्जांपल फ्रांस ने इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा थोड़ा ब्रिटेन इंटरवीन कर रहा था, ठीक है। और स्पेन के इंटरनल पॉलिटिक्स में बाकी के जो कंट्रीज थे वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना वीडियो बंद कर दीजिए, ठीक है। और दोनों के बीच में जो काफी जो स्ट्रगल्स हो रहे थे, इन स्ट्रगल्स को लेकर बाकी के जो फॉरेन कंट्रीज थे वो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। Nationalists received support from the Germany and Italy. Republicans obtained aid from USSR, occasionally from France, as well as foreign volunteers and the international villages. गौरव, next slide. जो nationalist वाले ग्रुप थे उन्हें जर्मनी और इटली से सपोर्ट मिला, जो रिपब्लिकन्स वाले ग्रुप थे उन्हें यूएसएसआर से, थोड़ा कुछ पार्ट ऑफ ब्रिटेन से, कुछ चीजें ऐसे करके सपोर्ट मिलती चली गई। It has been characterized as an ideological war. The loose coalitions have developed into strongly idealist as excess polarized opinion. The war was never clear cut. Only the ideological divide between foreign supporters was clear. हुआ क्या? इस वॉर को, सिविल वॉर को एक आइडियोलॉजिकल वॉर के तौर पे नाम दिया गया, ठीक है। इसको आइडियोलॉजिकल वॉर का नाम दिया गया। The loose coalition developed into strongly idealist as excess polarized opinion. दोनों के जो ग्रुप्स थे, जो दोनों के आइडियोलॉजीज थे, जो मैंने आपको बताया पहले, नेशनलिस्ट एंड रिपब्लिकन्स, उन दोनों के ग्रुप्स के बीच में उनका जो ओपिनियन था बहुत ज्यादा एक्सेसिव, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अपने अपनी टीम में, अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने साइड के लोगों का, ठीक है। तो वो वाज नेवर क्लियर कट। एक्चुअली हुआ क्या, कैसे क्लियरली क्या हुआ, इसका कोई ऐसा कोई एविडेंस जो है वहां पे नहीं आता है। बस ये आता है कि स्पेन के अंदर दो ग्रुप बढ़ चुके थे, एक जो यूएसएसआर यानी कि जो रिपब्लिकन्स थे जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी जो नेशनलिस्ट थे वो जर्मन और इटली को सपोर्ट कर रहे थे, उनके एड्स को, उनके सपोर्ट्स को एक्सेप्ट भी कर रहे थे। गौरव, नेक्स्ट स्लाइड। He was seen as a curtain raiser for the World War II. Curtain raiser मतलब पर्दे का उठना, मतलब the start, the beginning. तो ये वर्ल्ड वॉर II के लिए एक बिगिनिंग के तौर पे काम करता है स्पेनिश सिविल वॉर, ठीक है। फर्स्ट मेजर यूज ऑफ एयर पावर यहाँ पे किया गया, एयर स्ट्राइक्स जो है पहली बार, सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक जो है वहां पे किए गए। उसके बाद हम आते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर हिरोशिमा नागासाकी, बहुत सारी चीजें होती हैं, उस पर हमें नहीं जाना है। बॉम्बिंग ऑफ सिविलियन टारगेट्स, जो सिविलियन टारगेट्स थे वहां पे बॉम्बिंग की गई। फॉर्मेशन ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स जो थे वो पहली बार वहां पे उनको फॉर्म किया गया था, ठीक है। It is claimed that it was a war between professional soldiers and armed workers, although gradually order and discipline was instituted amongst the Republicans. ऐसा कहा जाता है कि जो वॉर था वो प्रोफेशनल सोल्जर्स वर्सेस द आर्म्ड वर्कर्स के बीच का वॉर था, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड। This war saw the use of propaganda to overcome resistance and terrify population. It brought profound social changes in its wake, especially the Republican held areas.
इन सब शब्दों को भी आप बहुत सुनते होंगे आजकल भी, प्रोपेगेंडा। ये जो स्पेनिश सिविल वॉर था, ये इसमें लोगों ने, ग्रुप्स ने, जो दो साइड्स थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा का बहुत ज्यादा यूज किया। क्या करने के लिए? पॉपुलेशन यानी कि मास को, सिटीजन को, पीपल को, लोगों को टेरिफाई करने के लिए, परेशान करने के लिए, घबराने के लिए। ठीक है, ब्रॉड प्रोफाउंड सोशल चेंज। इस वॉर के बाद बहुत सारे सोशल चेंजेस लाने की कोशिश की गई। नेक्स्ट स्लाइड। Tremendous loss of life, execution continued after the victory of the nationalists. Material losses were great. This was important since Spain had been backward before the war already. The Republicans sent all the gold reserve to the USSR for safekeeping. War हुआ, war में obviously बात है, दोनों ही तरफ से लाइफ्स के जो लॉसेस हैं वो हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। वॉर के बाद भी बहुत सारा वायलेंस क्रिएट किया जाने लगा, और जो रिपब्लिकन्स थे उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व्स को यूएसएसआर को भेज दिया सेफली रखने के लिए। उन्हें लगता था कि दूसरा जो ग्रुप है वो उसे छीन लेगा उनसे। नेक्स्ट पार्ट। Okay, Franco's resign marked the end of the democracy for the next 40 years. वॉर खत्म होता है और फ्रांको उस वॉर के बाद पावर में आ जाता है। ठीक है, अगले 40 साल तक। फ्रांको के रिजाइन में आने के बाद ही, जैसे ही वॉर खत्म होती है, फ्रांको रिजाइन में आता है, वही समय होता है स्पेन में डेमोक्रेसी के एंड का, डेमोक्रेसी की खात्मा का। उस वक्त agriculture remained backward and the land owners in control. The church became more powerful in return for support of Franco's resign. ठीक है, एग्रीकल्चरली कोई वहां पे प्रोग्रेस हुआ नहीं, चर्च जो था वो पावरफुल था ही। ठीक है, कर गया। नेक्स्ट स्लाइड। Regionalism was suppressed and the state highly centralized. Censorship was introduced, no attempts at reconciliation, reconstruction. Cultural life suffered due to the authoritarianism of Franco. High degree of state control led to corruption. ज्यादा आपको डिटेल नहीं जाना है, आप यही जाना है। वॉर खत्म होने के बाद जनरल फ्रांको पावर में आता है। जनरल फ्रांको के पावर में आने के बाद, चूंकि वो डेमोक्रेसी वहां पे खत्म कर दी गई थी, सारा का सारा स्पेन जो है फ्रांको के कंट्रोल में था। वहां पे क्या क्या हुआ उसके लिस्ट है। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इतना ज्यादा ये लंबा प्रेजेंटेशन है, इतना ज्यादा ये, आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में सब कुछ चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्या हो रहा था? लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे, सेंसरशिप लगा दी गई थी जनरल फ्रांको के द्वारा, डेमोक्रेसी को खत्म कर दी गई थी। उनके बाद रिकंस्ट्रक्शन का, रिकॉन्सिलिएशन का कोई भी अटेम्प्ट या भी कोई कॉन्सेप्ट को रखा नहीं गया था। कल्चरल लाइफ जो थी वो बहुत सफर कर रही थी, और स्टेट कंट्रोल करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था वहां पे। इस कंट्रोल में फ्रांको के कंट्रोल है, फ्रांको के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड बढ़ोगे। Franco's foreign supporters wanted compensation. Franco had to provide Germany with much needed resources. Spain became diplomatically isolated. War में जर्मनी ने, इटली ने सपोर्ट तो किया था। सपोर्ट करने के बाद अब उन्हें फ्रांको से, जनरल फ्रांको जो वहां के पावर में थे स्पेन के, उनसे कंपनसेशन चाहिए था कि भाई हमने तो तुम्हें वॉर में सपोर्ट किया, अब तुम्हारी बारी है, तुम हमें कुछ दो, चाहे पैसा दो, गोल्ड दो, पावर दो, आर्मी दो, लैंड दो, बिजनेस दो, जो भी चीजें हैं। फ्रांको ने ये देने से मना कर दिया। जर्मनी को और इटली को और बाकी देशों को जो जिन्होंने इसे सपोर्ट किया था, उसे कुछ देने से मना कर देता है, और स्पेन जो है वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया जाता है, अकेला पड़ जाता है वहां पे। जिसने पहले सपोर्ट भी किया था वो भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड। The reality of the cooperative state was the fastest side, with employers and the system did little to represent the interests of the workers. The system was effectively only a disguise for exploitation of the laborers. जो
ग्रुप था जो एम्प्लॉयर्स की, लोगों की, वर्कर्स के इंटरेस्ट की बातें कर रहे थे, वो सिर्फ बातें कर रहे थे, रियलिटी में वो कुछ कर नहीं रहे थे। This system was effectively only disguised for exploitation of labor। और ये जो सिस्टम था जो उन्होंने किया, जो जीते और बाहर वापस आए वहां पे बने, ये फ्रांको के अंडर, वो लेबर्स को और बाकी सारे लोगों को एक्सप्लॉइट करने का एक जरिया बन गया। उनको हेल्प करने के बजाय उनको एक्सप्लॉइट करने का जरिया बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Propaganda was used to claim successes, but remained propaganda. Successes included improvements in public transport, success in the campaign against the mafia. The one major success was the ending of the conflict between state and the church. बहुत कुछ सक्सेसेस हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हुए। क्या हुए? जो प्रोपेगेंडा था, सक्सेस यूज करने के लिए क्लेम किया जाता था, वैसे ही रह गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ जगहों पे माफियाज के साथ अगेंस्ट फाइट करने में फ्रैंको ने कुछ कंट्रोल की। वहां पे स्टेट और चर्च के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई और एक इंडिपेंडेंट वेटिकन सिटी, वेटिकन स्टेट जो है उसको लाया गया वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां से हम आते हैं कि 70s के डेमोक्रेसी में कैसे आता है। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं वापस। लेफ्ट ग्रुप, राइट ग्रुप आपने वहां देखा, द नेशनलिस्ट, द रिपब्लिकन्स का आपने वहां पे देखा। नेशनलिस्ट के अंडर कौन कौन लोग आ रहे थे, रिपब्लिकन्स के अंडर कौन कौन आ रहे थे। दोनों के बीच में वहां पे उस वक्त का स्पेन एक्सट्रीम स्पेन। ठीक है, दोनों ही ग्रुप अपने अपने आइडियोलॉजी, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर एक एक्सट्रीमिज्म पे थे। Right, so there was a continuous conflict between both the groups. There wasn't any middleman at the time in Spain, right? Because of the law, because of the lack of the middleman, the conflict between both the groups were increasing day by day, and it was becoming brutal, more violent with the passing of time. समय के बढ़ते बढ़ते उन दोनों का conflict और brutal और violent होता जा रहा था, right? उसके बाद की चीजें क्या हुई, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई। जो एक ग्रुप था वो चाहता था कि जो बास्क कंट्री, कातालान, बाकी कंट्री इंडिपेंडेंस चाहती उनको इंडिपेंडेंस दे दिया जाए। दूसरा चाहता था कि नहीं दिया जाए। एक ग्रुप जो है वो चाहती थी कि चर्च का इन्फ्लुएंस कम हो जाए, आर्मी के ऑफिसर्स को रिटायर कर दिया जाए, उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दूसरा ग्रुप जो है वो ऐसा नहीं चाहता था, वो चाहता था कि आर्मी का इन्फ्लुएंस हो, चर्च का पावर वहां पे बना रहे, आर्मी के ऑफिसर्स को रिटायर नहीं किया जाए। और दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्या हुआ कि कार्लो सोतेलो, जिनके बारे में बताया, जो राइट विंग की थे लीडर, 1936 में उनका मर्डर हो जाता है, उनका असैसिन कर दिया जाता है। और वही असैसिनेशन जो है वो सिविल वॉर का ट्रिगर पॉइंट माना जाता है। ठीक है, उसको सिविल वॉर आती है, सिविल वॉर होते हैं। सिविल वॉर में क्या क्या होता है मैंने आपको बताया कि जो फ्रांको का जो पूरा डिजाइन था, फ्रांको का जो पूरा ये था, वो ये बोल के आता है कि हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, वर्कर्स के लिए काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एक्चुअली वहां पे कुछ किया नहीं जाता है। करप्शन हो जाती है, स्पेन इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड चला जाता है। ठीक है, तो इतना जो मैंने आपको पीपीटी बताया, 8 पेज या 10 पेजेस होंगे, आपको परेशान नहीं होना है। आप एक या दो बार पढ़ेंगे कहानी की तरह ना, आपको बस डेट याद रखने हैं और कौन ग्रुप्स थे, कितने लोग थे, किस एक ग्रुप में कौन से लोग थे, दूसरे ग्रुप में कौन से लोग थे, दोनों बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट थी, इसको स्टोरी के तौर पे आपको याद रखना है। ठीक है, हम बात हैं Spanish transition to democracy in 70s. The Spanish transition to democracy was a time when Spain moved from the dictator government of Francisco Franco to a liberal democratic state. The transition begins with Franco's death in November 1975. फ्रांको का 20 नवंबर 1975 को देहांत हो जाता है। फ्रांको के देहांत के बाद स्पेन जो है वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी के तरफ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भी था फ्रांको का, उसके बाद डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कब बढ़ना शुरू होता है? फ्रांको के डेथ के बाद। फ्रांको की डेथ कब होती है? 20 नवंबर 1975। That's it. The Green March was a strategic movement demonstration in November 1975 coordinated by the Moroccan government to force Spain to hand over the disputed province of Sahara to Morocco. It happened before Franco's death.
फ्रांको के डेथ के ठीक पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, उसे ग्रीन मार्च कहा गया था। अब हुआ था ये नवंबर 1975 में, उसी टाइम में फ्रांको के डेथ के थोड़ा ठीक पहले। किसने किया था ये? मोरक्को की गवर्नमेंट ने। क्या कारण था इसका? कि सहारा प्रोविंस जो है, डिस्प्यूटेड प्रोविंस जो स्पेन और मोरक्को मार्वेको के बीच में थी, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो मोरक्को को कहना था, मोरक्कन गवर्नमेंट का कहना था, आप ये पार्ट हमें दे दीजिए, ठीक है। तो फ्रांको के डेथ के टाइम में ही एक ग्रीन मार्च आया नवंबर 1975 में। ग्रीन मार्च क्या था? मोरक्कन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, जिसमें वो डिस्प्यूटेड प्रोविंस ऑफ सहारा के डिस्प्यूटेड प्रोविंस को स्पेन से मोरक्को में शामिल करने की मांग करने लगे, उसे कहा गया ग्रीन मार्च, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड। एक स्लाइड छूट गया शायद पहले, क्या थोड़ा पीछे जाएंगे। The death of Franco elevated Don Juan Carlos de Borbón to the throne. फ्रांको के डेथ के बाद एक व्यक्तित्व, उनका नाम था डॉन जुआन कार्लोस। The first government of Juan Carlos was presided over by Carlos Arias Navarro 1976 में। The new government had many difficulties in the Basque Country. Tensions increase. ETA continued its attacks. याद आपको इतनी चीजें नहीं रखनी है, ठीक है। जब आप अगर स्पेनिश लैंग्वेज में आते हैं वहां पढ़ेंगे, जैसे ईटीए है, ईटीए का एक बहुत ही फेमस और बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। तो फ्रांको के डेथ के बाद डॉन जुआन कार्लोस आए। डॉन जुआन कार्लोस में पहले व्यक्ति जिनका नाम था कार्लोस आरियास नावारो। 1976 में इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया, लेकिन इनकी गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद इन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। बास्क कंट्री जो थे वहां पे टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गए, और ईटीए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो थे, ईटीए एशकुदिशा ता आस्कालुमा ऐसे करके उसका एक नाम है, वो कौन थे? वो बास्क कंट्री के, आप ढूंढेंगे ईटीए करके, बास्क कंट्री के एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जो बास्क कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहते थे, उसे स्पेन से अलग करना चाहते थे। और इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये स्टार्ट हुआ था, ये लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे और इकोनॉमी के बेसिस पे था। कि कातालान जो है वो एक लैंग्वेज के मामले में स्पेन से अलग है, वहां पे कातालान बोला जाता है, कातालुनिया, और वो इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा है। कल्चरली बाकी के स्पेन से थोड़ा डिफर है, तो उसे हम चाहते हैं कि हटा दें वहां से, हम एक अलग कंट्री अपना बनाए, ठीक है। और ये जो था ईटीए ग्रुप बहुत ही डेडली था, और इसको बाद में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ग्रुप का जो दर्जा है वो दिया गया, और इसने बहुत सारे असैसिन किए। वन ऑफ द फेमस असैसिन, जहां मैं सेविया में हूँ, 1999 में यहाँ के एक पॉलिटिकल लीडर, उनकी वाइफ का मर्डर कर दिया गया था, जिसका अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सारी चीजें हुई। इंपॉर्टेंट ये नहीं, आपको बस डेट्स याद रखने। July 1976 is the first government of Adolfo Suarez. July 76 में is the first government of Adolfo Suarez. He wanted to create a liberal democracy in Spain. The democratic elections in June 1977 were to elect the members of the court that would be charged with drawing up a new democratic constitution. 1976 में नवारो, कार्लोस आरियास नवारो आए, वहां पे प्रेसिडेंट बने, ठीक है। उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पे हुई। 1976 के मतलब 1976 में बाद में दूसरे व्यक्ति, उनका नाम था अडोल्फो सुआरेज, ठीक है। उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल उतने नहीं हो पाए। बराबर। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे कुछ इलेक्शंस के बारे में मैंने बताया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ स्पेन, पीसीई, पार्टिडो कम्युनिस्टा de España, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शंस वे ऑन जून 15 जून को पहला इलेक्शन हुआ था। इसमें कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज थे, पॉलिटिकल फोर्सेस थे जो एक्ट कर रहे थे? उसमें एक यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक सेंटर, यूसीडी, जैसे इंडिया में हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज है बहुत सारे, उसी तरह वहां उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज थे, उनके नाम आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उनका क्या मतलब कितना परसेंट उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, मतलब कितना कंट्रोल या फिर कितना परसेंट उनका अधिकार था उसमें, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यूसीडी, यूनियन ऑफ सेंट्रल डेमोक्रेटिक यूनियन, 31.1% उनका था अधिकार।
स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी जो थे उसका 28.6% था। तो ऐसे करके ये सारे पार्टीज के नाम हैं और उस वक्त जो वहां पे थे, जो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शंस में, और उनका कितना कितना उनका परसेंटेज था जो उनके अधिकार में था। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में अगर वहां के पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में कुछ पूछता है तो आपके पास एक डेटा होगा, आप पढ़ेंगे तो आपको याद है। कोर्टेस began to write a constitution in the summer of 97. The Cortes began to write a constitution in the summer. The Spanish Constitution of 1978 went on to be approved in the referendum on the December 6, 1978. जो वहां के पार्लियामेंट थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना शुरू किया और 6 दिसंबर 1978 को उस रेफरेंडम को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एक रेफरेंडम में अप्रूव कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एंड ऑफ द स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे ये होता है कि उसके बाद 1978 में स्पेन को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाती है, डेमोक्रेसी मिल जाती है और वहां से स्पेन फ्रांको के रिजाइन का खत्म हो जाता है। वो चीजें वहां 40 इयर्स ऑफ रेन ऑफ फ्रांको फाइनली वहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो गौरव सर मुझे बता रहे थे, मैं उस पर आना चाहता हूँ। पहली चीज, आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेमोक्रेसी जो है वो 78 में आई या 1812 में आई। वहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन मैं बता रहा हूँ। पहली बार अगर क्वेश्चन ये पूछता है when was the first time the rights of the people were considered in the constitution, कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार लोगों के अधिकारों के बारे में बात कब की गई, तो वो की गई लापेपा 19 मार्च 1812, 19 मार्च 1812। आप ये आंसर देंगे। बट अगर आपसे सवाल ये पूछता है कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन कब आया, तो आप आंसर देंगे 1978 में आया। ये दोनों डिफरेंस हो गया। ठीक है, पहला जो था When was the first time, पहली बार लोग आम आदमी के लोगों के अधिकारों को कब कंसीडर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पहला जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन आया वो कब आया था, वो आया था 19 मार्च 1812 को। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है स्पेन का वो कब आया, तो वो आया 1978 में। ठीक है, एक और डेट है जिसमें आप कंफ्यूज कर रहे हैं, 1813, 1812, 1813। वहां भी कंफ्यूज नहीं करना है आपको। लोगों के राइट्स को जो कंसीडर किया गया वो कब किया गया, 1812 में। 1813 में क्या हुआ था, एक घटना हुई थी 1813 में। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। किंतो, QUINTO, किंतो एक पार्ट था स्पेन में। 18 जुलाई 1813, 18 जुलाई 1813 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने लोगों के अधिकारों को कंसीडर किया 1812 में, वो किंतो में 18 जुलाई 1813 को पहुंचा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रख सकते हैं। 1830 के टाइम में क्या हुआ, 1813 में वहां क्या हुआ। ठीक है, तो पहली चीज ये कि स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको 1812 में वहां पे आई थी। 19 मार्च 1812 में पहली बार जो लोगों के अधिकारों को कंसीडर किया गया था। दूसरी चीज जो है वो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन जो है वो 1978 में आई। इसका पूरा पीडीएफ जो मैंने सर को भेजा है, गौरव सर को, वो आपको भेज देंगे। ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जब आप पढ़ेंगे उसको तो आपको बस डेट्स याद रखने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास में मैंने जो आपको बताया था। You guys need to remember the dates, the most important thing. Second, the names of the kings and the queens, the leader, political parties, etc., everyone. उनका नाम, उनका रेन, कब तक उनका रेन था स्पेन में। ठीक है, डेट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट नेम्स याद रखने हैं, और try to remember the entire history in chronological order. दो ग्रुप बने, नेशनलिस्ट, रिपब्लिकन्स, उनमें कौन थे, इनमें कौन थे, दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, क्या क्या चीजें हुई। फाइनली जो राइट
यानी कि जो नेशनलिस्ट ग्रुप के लीडर थे कार्लोस सोल्टेरो, उनका मर्डर हो जाता है। उनका मर्डर, उनका असैसिनेशन जो है वो ट्रिगर पॉइंट होता है स्पेन को सिविल वॉर के स्टार्ट होने में। उस समय जो हुआ सेकेंड रिपब्लिक के बाद, स्पेन की इकोनॉमी, स्पेन का इंडस्ट्री, स्पेन का आर्किटेक्चर सब कुछ बहुत डिक्लाइन कर गया। आपको मैंने बताया था रिपब्लिक में मोनार्क जो कैथोलिक मोनार्क स्टार्ट किए, रिकॉन्किस्टा का जो टाइम था, गोल्डन एज ऑफ स्पेन, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, गोल्डन एज का मैंने आपको भेजा भी था। तो उस वक्त ये हुआ था कि उस वक्त स्पेन बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा था। ये प्रोग्रेस बाद में डिक्लाइन करता चला गया। स्पेन जो है आसपास के जो वहां पे वॉर हो रहे थे, फ्रांस में कुछ चल रहा था, जर्मनी में कुछ चल रहा था, इसका अफेक्ट जो है, इफेक्ट कह सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभाव या नेगेटिव प्रभाव जो है, विपरीत प्रभाव, वो स्पेन पे भी पड़ रहा था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में वहां पे, और उसके बाद भी क्या हुआ कि स्पेन की जो इंडस्ट्रीज थे वो खत्म होती जा रही थी, इकोनॉमी खराब होता जा रहा था। उसके बाद वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट होता है। सिविल वॉर में क्या होता है, बहुत ब्रूटल था, दोनों ही ग्रुप के लोग एक दूसरे को बहुत मारते हैं, बहुत सारी वायलेंस होती हैं। और उसके बाद फ्रांको रेन में आता है। फ्रांको के टाइम में क्या होता है, फ्रांको वादा तो करता है, प्रॉमिस तो करता है कि हम आएंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन फ्रांको के आने के बाद होता क्या है, कुछ नहीं होता। सारा का सारा कंट्रोल फ्रांको के हाथ में आ जाता है, और जो करप्शन बाकी के लोग किए जा रहे थे, वो सारा करप्शन जो है, वो सारे प्रॉब्लम जो है, वो फ्रांको स्टार्ट कर देता है। धीरे 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 फ्रांको का डिक्लाइन होता है। फ्रांको के डिक्लाइन के बाद फ्रांको का देहांत होता है। फ्रांको के डेथ के बाद 1978 में फाइनली स्पेन में मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो आ जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको भेज दिया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है या कहीं और भी आप पढ़ेंगे, इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई वो सिर्फ स्पेन के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स बिलोंग टू द अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेन। एट द टाइम ऑफ स्पेनिश सिविल वॉर, हाउ वाज सोसाइटी ऑफ स्पेन, जो मैं आपको बताया कैसे डिवाइडेड थी, कोई मिडिल मैन नहीं था, दो भी ग्रुप थे, वो एक्सट्रीम वाले ग्रुप में थे। तो इन सब चीजों को आप बाकी के वर्ल्ड के हिस्ट्री में, ब्रिटेन से या किसी और कंट्री से, इंडिया से या कहीं और से भी आप रिलेट नहीं करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहां का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है बाकी किसी और कंट्रीज के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, गौरव भैया, गौरव भैया, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस पुष्पेश, यस पुष्पेश। तो आज का पीपीटी यहीं पे खत्म करते हैं हम। और इसके अलावा भी मैंने कुछ भेजा था क्या आपको? इसके अलावा तो कुछ नहीं था पुष्पेश। अच्छा, मैं आपको एक और चीज जो है वो आपको कल भेजता हूँ, आज भेज देता हूँ मैं आपको। ठीक है, स्पेन के ऊपर में, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, स्पेन के ऊपर मैंने एक और पीपीटी बनाई है, थोड़ी सी लंबी है वो। ठीक है, उसमें कुछ एडिटिंग करना बाकी है। वो एडिटिंग जो है वो मैं आज करके गौरव सर को मैं भेज दूंगा। उसमें स्पेन से रिलेटेड और भी बाकी सारी इंफॉर्मेशन हैं, वो गौरव सर आपको भेज देंगे। जी गौरव सर। पुष्पेश, जस्ट अ मिनट। चैट ऑन है, चैट इज ऑलरेडी ऑन। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, ओके? एंड मुझे पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि Pushpesh, your video is on or off? Off. It's off here. Switch on your video. Yeah, right. मुझे क्वेश्चंस यहाँ पे मुझे पीछे जाना पड़ेगा या जहां से दिख रहा है वहां से मैं स्टार्ट करूँ? पीछे क्वेश्चंस नहीं थे, एक कैटलान एंड कैटलोनिया के से रिलेटेड था, and they were just like spam type messages. Okay, so start from now. Okay, अब अगर फिर भी किसी को डाउट है तो अपना चैट बॉक्स में लिख देंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, वो आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा चीजों पर। ठीक है, बट आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अपना ईमेल आईडी आपको भेज देता हूँ। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ और क्लासेस के बाद बाकी लैंग्वेजेस के भी क्लासेस आपके स्टार्ट होंगे। सौरभ जी, वीडियो आप अपना पॉज कर लीजिए प्लीज। तो
बाकी लैंग्वेजेस के भी क्लासेस आपके पास होंगी अभी, उन क्लासेस के बाद या उसके बीच में कभी आप चाहें विदाउट क्लास हम रख सकते हैं स्पेन के लिए, ठीक है। आप सारे अपने क्वेश्चंस लेके आइए, गौरव सर को भेज दीजिए, ताकि एक लाइन से क्वेश्चन आ जाए मेरे पास, तो मैं सबका जवाब एक ही करके देता चलूं, ठीक है। अभी कुछ देर के लिए भी मैं आपको स्पेन के जो क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज, मेरा ईमेल आईडी मैं आपको दोबारा भेज दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको अपना ईमेल आईडी भेज दिया, pjtkdlee@gmail.com, ठीक है, मेरा ईमेल आईडी है। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स भेजे थे, मैंने मोस्टली 90% के जवाब दे दिए हैं, 10% के जवाब देने बाकी हैं। मेरा भी यहाँ काम होता है तो मैं बिजी हूँ उसमें, तो जैसे ही मुझे समय मिलता है शनिवार रविवार फ्राइडे सैटरडे संडे में, उनकी भी जवाब मैं देना शुरू कर दूंगा। आप जब भी मुझसे सवाल पूछें, एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से लोग मुझे मेल कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, पहले स्पेनिश मोनार्क के रूलर का नाम क्या था, दूसरा सवाल आ रहा है दूसरे रूलर का नाम क्या था, तीसरा सवाल उसकी शादी कब हुई थी। आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप एक पूरा सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बना लें, एक पीडीएफ टाइप बना लें और वो मुझे भेज दें सारे क्वेश्चंस के ठीक सामने, या वर्ड अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसी के सामने मैं आंसर लिख के मैं आपको वो वापस रिसीव कर दूंगा, भेज दूंगा आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, ज्यादा मैसेज भी आपके नहीं आएंगे और मुझे भी इजी हो जाएगा आपको जवाब देने का, ठीक है। आप ये चीज करेंगे कि जब भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप पहले पूरा पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आप सारे क्वेश्चंस को एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 10 15 जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, लिस्ट बना लीजिए, और वर्ड में अगर आप मुझे भेज सकें तो वर्ड मुझे भेज दीजिए, और नीचे स्पेस थोड़ा रहने दीजिएगा, उसी स्पेस में मैं आपको आंसर्स लिख के वापस वो वर्ड आपको भेज दूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चंस मैं देख सकता हूँ मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जहां राइट्स ऑफ द पीपुल वेर कंसीडर्ड, जहां लोगों के अधिकारों को माना गया, उनकी मान्यता दी गई, वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 19 मार्च 1812 19 मार्च 1812 को हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज, 18 जुलाई 1813 18 जुलाई 1813 को किंतो स्पेन का एक पार्ट है जहां तक ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहुंचा, ठीक है। बट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन, मॉडर्न डेमोक्रेसी ऑफ स्पेन, जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ 1978 में आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रांको, ठीक है। अच्छा, एक बार और ये मुझसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, सर इसका पीडीएफ, जी ये पीडीएफ है आपके पास, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, कहानी की तरह पढ़िए, रट्टा मारने की कोशिश मत करिए। दो ग्रुप के लोग थे, एक को रिपब्लिकन्स कहा गया था, एक को नेशनलिस्ट कहा गया था। रिपब्लिकन्स के अंदर कौन कौन लोग थे मैंने आपको बताया, वहां पे लिखा हुआ है सारे जो पीडीएफ है इसमें आपको लिखा हुआ है। जो वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, जो क्लर्जी को अपोज कर रहे थे, वो सारे लोग जो थे, वो ट्रेड यूनियंस, ये सारे लोग थे, इनको रिपब्लिकन्स में नाम दिया गया था। जो नेशनलिस्ट थे वो क्लर्जीज थे, चर्च के लोग थे, आर्मी के ऑफिसर लोग थे, और बहुत सारे इंडस्ट्री और इसके लोग जो थे उनको वहां पर वो नाम दिया गया, ठीक है, नेशनलिस्ट नाम दिया गया। इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा बढ़ता चला जा रहा था। गोल्डन एज ऑफ स्पेन के बाद, जब मोनार्क के बाद खत्म होता गया, धीरे धीरे स्पेन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती चली गई, इकोनॉमी खराब होता चला गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हो रहा था, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज खराब चली गए, इकोनॉमी बहुत खराब होती चली गई, जिसकी वजह से स्पेन में दोनों ग्रुप एक्सट्रीम होते चले गए, एक एक कुछ चाहता था, दूसरा कुछ चाहता था, देयर वाज नो मिडलमैन टू कंट्रोल बोथ द ग्रुप्स। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे थे, और कार्लोस सोतेलो के असैसिनेशन के बाद दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट होकर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई।
सिविल वॉर बहुत ब्रूटल था, वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स आए वहां पे सारे पीडीएफ में आपको लिखा हुआ है। और यही रीजन था, वहां पूछा जा रहा है मुझे कि रीजन क्या था, यही रीजन था सिविल वॉर का। और इस रीजन के बाद सिविल वॉर हुआ, और इसके बाद सिविल वॉर में क्या क्या हुआ वो मैंने आपको बताया, वो देखा। और सिविल वॉर के बाद क्या हुआ, फ्रांको का रिजाइम स्टार्ट हुआ, फ्रांको पावर में आया। फ्रांको के पावर में आने के बाद फ्रांको ने वादा किया था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फ्रांको ने कुछ किया नहीं। और फ्रांको का जो गवर्नमेंट था वो एक डिक्टेटोरियल फॉर्म गवर्नमेंट था वहां पर, ठीक है। 40 years of Franco's regime, और 40 years of Franco regime के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां स्टार्ट होने शुरू हो गए, ठीक है। और फ्रांको ने जिन जिन लोगों ने फ्रांको को सपोर्ट किया था, फ्रांको ने उन लोगों के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि सिविल वॉर के टाइम में एक ग्रुप को किन लोगों ने सपोर्ट किया था, किन लोगों ने ये किया था, इटली ने, जर्मनी ने सपोर्ट किया था। अब वो क्या चाहते थे, कंपनसेशन चाहते थे इनसे। स्पेन ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया। फ्रांको ने कहा कि हम कुछ नहीं देंगे। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई और स्पेन डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो जाता है, ठीक है। बाकी कंट्रीज, बाकी के यूरोपियन कंट्रीज आइसोलेट कर दिया जाता है। इन सब कारणों के बाद ये हुआ, धीरे धीरे फ्रांको का इस सब रीजंस की वजह से डिक्लाइन होता चला गया, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी स्पेन में। और फाइनली 1978 में जब फ्रांको का देहांत होता है, डेथ के बाद, वहां पे मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में स्पेन में आती है, ठीक है। Hello, Pushpesh. Hello. Pushpesh, can you hear me? Hello. हाँ भैया, आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है आपकी मुझे? क्योंकि नहीं, मेरी आवाज आ रही है तुम्हारी क्या? आवाज आनी ठीक बंद हो है, गई थी, अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है जी, ठीक है। मैं ये अच्छा, मेरी आवाज आ नहीं रही थी क्या बीच में? हाँ, अभी बंद हो गई थी शायद। सॉरी सॉरी। अच्छा, मैं अगला सवाल वहां पे देख रहा हूँ कि हिब्राल्टार जो है, वो हिब्राल्टार ब्रिटिश के द्वारा कब कंट्रोल किया गया था, ठीक है। 1704 में, जब वॉर ऑफ 1704 में जब वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन चल रहा था, तो 4 अगस्त 1704 में एंग्लो डच फ्लीट के दौरान हिब्राल्टार को स्पेन से अलग कर लिया गया, ठीक है। और अंडर द ट्रीटी ऑफ यूथरेच इन 1713 हिब्राल्टार को ब्रिटेन में डाला गया था। तो आप कह सकते हैं कि ये वॉर हुआ था 1704 में और उसको लिया गया 1713 में, ठीक है। which part of Spain is more important, like culture, history, economic things? See, each and every part of the Spain is important. कोई ऐसा कुछ नहीं है कल्चरली जो बाकी पूरा स्पेन है। आप पूरे स्पेन को जो आप देखेंगे, पूरा मैप देखेंगे, ठीक है। मैं भी अंदालूसिया में, सेविल में हूँ, साउथ ऑफ द स्पेन। मैं अब नॉर्थ में जाने वाला हूँ, गैलिसिया में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सारे पार्ट्स का अपना अपना एक पर्टिकुलर, एक, ठीक है, एक स्पेन है, लेकिन सब जैसे यहाँ पे बोलते हैं अंदालूसियन, सेवियन एक्सेंट। मैं जब स्पेनिश बोलता हूँ तो मेरी स्पेनिश बोलने में सेविया की एक्सेंट आती है, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ बहुत समय से, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां जो इकोनॉमिकली ज्यादा बेटर हो सकता है, कुछ पार्ट कल्चरली कुछ अच्छा बुरा हो सकता है, ठीक है। बाकी कल्चर तो ये नहीं कह सकते कोई कल्चर बुरा है कोई कल्चर खराब, ऐसा नहीं कह सकते हैं, बट इकोनॉमिकली अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, लेकिन इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया बॉम्बे को ही कहा जाता है, महाराष्ट्र मुंबई को ही कहा जाता है, क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा वहां पे इकोनॉमी या वहां पे ट्रेड ये सब चीजें वहां से ज्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि दिल्ली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या बॉम्बे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मुंबई ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजों का अपना अपना है। हाँ, हिस्टोरिकली सबका अपना अपना टाइम पीरियड है। जैसे कुछ पार्ट जो शायद फ्रांस और पोर्चुगल के साथ सटे हुए थे वो कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा रह गए, कुछ पार्ट जो ज्यादा दूर थे वो कम रह गए, ठीक है। कुछ पार्ट्स में थे इकोनॉमी अच्छी होती चली गई, वो ट्रेड ज्यादा हुआ, इकोनॉमी अच्छी हुई, कुछ पार्ट में नहीं हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पार्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ।
रिकॉर्डिंग, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, गौरव से रिकॉर्डिंग करें, वो आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जब वहां पे ये जो पीडीएफ आपके पास आएगा उसमें आप देखेंगे कि जब स्पेनिश रिपब्लिक खत्म होती है उसके बाद कुछ लोगों के नाम वहां पे हैं जो वहां पे गवर्नमेंट में आए, सक्सीड नहीं किए, और फाइनली वहां पे फ्रांको आता है, ठीक है, और फ्रांको का रिजाइन स्टार्ट होता है। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ, ये लास्ट क्लास है स्पेन के ऊपर, ये ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है। एक और पीडीएफ है जो मैं गौरव सर को अभी भेज दे रहा हूँ, थोड़ी आधे घंटे में भेज दूंगा, वो भी आपको भेज देंगे। तो अभी आप लोगों के पास 2 पीडीएफ आ जाएंगे। पिछले क्लास की पीडीएफ आपके पास आ चुकी है। उसके अलावा गोल्डन एज, मुझे एक मेल आया था किसी ने मुझे मैसेज किया था कि गोल्डन एज समझ में नहीं आया, तो मैंने एक प्रॉपर पीडीएफ सिर्फ गोल्डन एज पे बनाया है, ठीक है। गोल्डन एज में आपको ज्यादा याद नहीं रखना है कुछ भी चीजें, ठीक है। गोल्डन एज का टाइम पीरियड याद रखना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे हुई, बस दैट्स इट। कुछ नाम नहीं याद रखने हैं, राइटर्स, पेंटर्स, ऑथर्स, आर्किटेक्चर्स के जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको याद रखने हैं। तो गोल्डन एज का पीडीएफ मैंने बना के भेज दिया है, ठीक है। तीसरा पीडीएफ मैंने भेज दिया जो भी आप वहां देख पा रहे थे स्क्रीन पे, गौरव सर वो आपको भेज देंगे। और एक चौथा पीडीएफ मैंने बनाया है जो स्पेन के बाकी के जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर है, तो वो भी मैं आपको आधे घंटे में गौरव सर को भेज दूंगा। शाम तक आपके पास ये भी पहुंच जाएगा। आपके पास ऑलरेडी 2 पीडीएफ हैं, गौरव सर के 2 पीडीएफ और आपके पास आ जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा लैंग्वेज पे भी आपको ध्यान देना है। एक ही पे इतना समय दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। जी गौरव उसमें जो एक और पीडीएफ जो स्पेन की जो इम्पोर्टेंट चीजों की पीडीएफ बना रहे हो ना, एक लास्ट वन, उसमें ड्रिंक्स और जो ब्रांड्स होते हैं वो इंक्लूड कर लेना, ठीक है। जो फेमस ब्रांड्स हैं, फेमस ड्रिंक्स हैं, वो इंक्लूड कर लेना, ठीक है। एक काम और करता हूं मैं फिर, अगर जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर वो गौरव सर को कुछ सजेशन देना चाहें कि इस वाले पीडीएफ में क्या और इंक्लूड करूं, जैसे गौरव सर ने बताया कि ड्रिंक्स और ब्रांड्स को मैं इंक्लूड करूंगा, बिल्कुल करूंगा इंक्लूड, ये मैंने सोचा नहीं था, मुझे ध्यान में नहीं था ये, बट ये जरूर कर लूंगा इंक्लूड। और भी कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं गौरव सर को आज सजेशन दे दीजिए, फिर मैं रात तक पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है, या कल भेज दूंगा पीडीएफ, ठीक है। बाकी मैं नीचे देख रहा हूँ, वेयर डू वी गेट द पीडीएफ, पीडीएफ के लिए आप सर से संपर्क करें, गौरव सर आपको बता देंगे। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ द रीजंस ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर के रीजन के थोड़े बहुत कारण मैंने लास्ट क्लास में ही बताए थे। और वो जो दूसरा वाला पीडीएफ जो था, जो गौरव सर ने आपको भेजा था, उसमें भी एक लेफ्ट और राइट करके वहां पे एक पार्ट है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी, ठीक है। सौरभ जी मुझे कह रहे हैं कि आपने भैया रिप्लाई नहीं दिया। जी बिल्कुल, मैंने बताया, मैंने ऑलमोस्ट 85-90% लोगों को रिप्लाई कर दिया है, 10% बाकी हैं। आज शाम तक या फ्राइडे सैटरडे तक आपको रिप्लाई कर दूंगा, आप चिंता न करें। देखिए, कोई भी आपको जो क्वेश्चंस मुझे यहाँ कुछ लोगों ने पूछा है, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, पर इस एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। वो एक एग्जाम से आपको नहीं पढ़ना इन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जब एग्जाम क्रैक करके आप जेईई में आ जाएंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप रहेंगे, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। फ्रांस और यूके कैपिटलिस्ट कंट्री थी, फिर भी उन्होंने रिपब्लिकन्स को क्यों सपोर्ट किया। अब फ्रांस कैपिटलिस्ट कंट्री थी या नहीं थी, इस पर फिर डिबेट होगा। फिर उन्होंने रिपब्लिकन को क्यों सपोर्ट किया, उनके क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, उनका अपना क्या इंटरेस्ट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो बहुत लंबी कहानी है, जो कि कहानी है, इस एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं कहानी है, ठीक है। आप ये रखना है किसने किसको सपोर्ट किया, किसने किसको सपोर्ट नहीं किया, दोनों के बीच में क्या हुआ, बात खत्म। अपने को उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। बाकी मैं इसके डिटेल में आपको, अगर आप
एग्जाम्स के बाद एग्जाम खत्म हो जाते हैं, फिर मेरा ईमेल आईडी आपके पास है, कभी पूछेंगे हम, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक सेशन हम ऐसे ही रख लेंगे इन जनरल बातें करने के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या है। पहला जो है, जो पहली बार लोगों के अधिकारों को मान्यता दी गई, ये कंसिडर किया गया, पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। लेकिन दूसरा जो था वो मॉडर्न, फाइनली उस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, वो धीरे धीरे स्पेन के बाकी पार्ट में पहुंचाया जा रहा था, बीच में फिर रुक गया, फिर फ्रांको का रेन आया, फ्रांको का डिक्टेटोरियल रेन स्टार्ट हो गया और इस कारण से डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो गई। लेकिन 1978 में फाइनली मॉडर्न डेमोक्रेसी स्पेन में स्टैब्लिश कर दिया गया। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चंस में देखा हूं। जो स्पेनिश सिविल वॉर के ठीक पहले जो पॉलिटिकल लीडर को मारा गया था, उनका नाम क्या था, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कार्लो सोतेलो उनका नाम था, वो पीडीएफ मिल जाएगा, आप चिंता ना करिए, पीडीएफ जैसे ही पढ़ेंगे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। सर इतना डीप पढ़ना होगा? बिल्कुल नहीं पढ़ना होगा, यही मैं आपको फर्स्ट डे से यही समझा रहा हूँ, इतना डीप में पढ़ना नहीं है। मैंने भी थोड़ा इस बार की पीपीटी में कुछ ज्यादा ही लिख दिया है, ठीक है, और इतना आपको पढ़ना नहीं है। आप क्या करिएगा, एक हाइलाइटर लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट अगर निकाल सके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे, अगर मोबाइल पे या फिर आप लैपटॉप पे पढ़ते हैं तो हाइलाइटर से डेट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था पहली क्लास में, डेट्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम, इंपॉर्टेंट किंग्स एंड क्वींस के नाम, इंपॉर्टेंट किंगडम्स के नाम, इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन सा ट्रीटी कब हुआ, इसाबेला फर्दिनांद की शादी कब हुई थी, पहला कैथोलिक मोनार्क कब आया था, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये सब मेन इंपॉर्टेंट चीजें याद आएंगी, ठीक है। हैब्सबर्ग का रूल में क्या हुआ था, बॉर्बन्स का रूल में क्या हुआ था, तो इतना डिटेल स्टोरी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। खोसे बोनापार्ट, सॉरी स्पेनिश में खोसे ही बोलेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट का जो भाई था खोसे बोनापार्ट, उसने स्पेन पे कंट्रोल कब शुरू कर दिया, जब नेपोलियन ने इंटरवीन किया। लास्ट क्लास मैंने बताया था, पीडीएफ में लिखा हुआ है, तो उसमें डेट है, आपको उस डेट को आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजों को, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखनी है आपको, कहानियां नहीं याद रखनी है। कहानियां मैंने इसलिए दी हैं आपको ताकि आपके दिमाग में एक वहां की हिस्ट्री के बारे में एक आइडिया रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों की पर्सनल चैट्स बाकी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं बाकी चैट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं चैट, यहाँ पे अभी 100 के आसपास चैट है, इतना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बीच में लोगों के आपस के चैट स्टार्ट हो गए हैं। तो जब भी आप मुझे मेल करें, आप आराम से बैठकर अपने सारे क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाएं, उस पीडीएफ को मुझे भी मेल करें, उसी पीडीएफ को एडिट वाले ऑप्शन पे जाके उसके नीचे में सारे क्वेश्चंस के नीचे आंसर्स लिखकर वही पीडीएफ दोबारा मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। सेंड करने में समय लग सकता है, लेट हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरा भी यहाँ काम है, तो मैं वो छोड़ के नहीं कर सकता हूँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं वो चीजें करने की कोशिश करूंगा। तो पहली क्लास में हमने देखी कि कैसे स्पेन की हिस्ट्री स्टार्ट हुई, रोमन्स, विसिगोथिक्स जो जर्मन्स थे वो आए। देखिए मुझे भी बहुत सारी चीजें याद नहीं, बट वो कहानियों की तरह आपके दिमाग में है, तो मुझे अगर कहीं जनरली भी बताना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े, क्लास लेनी पड़ी, वो चीजें मेरे दिमाग में हैं, वो चीजें हैं कि रोमन्स आए, विसिगोथिक्स आए, विसिगोथिक्स के बाद अरब इन्वेजन हुआ, उसके जो इन्वेडर कमांडर उसका नाम क्या था, तारिक इब्न जियाद उसका नाम था। कितने समय में उसने स्टार्ट किया, 711 में स्टार्ट किया था, 718 तक उसने पूरा कर लिया। रिकॉन्केस्ट स्टार्ट हुआ, रिकॉन्केस्ट कितने 781 साल, 781 ईयर्स लगे थे स्पेन को वापस रिकॉन्केस्ट करने में, ठीक है। उसके बीच में कौन कौन से किंग्स एंड क्वींस आए, ठीक है। 15th सेंचुरी
किस तरह का रहा स्पेन का। हैब्सबर्ग के रूल्स आए, बर्बन्स के रूल आए। हैब्सबर्ग कौन थे? जब स्पेन का किंगडम रॉयल, उसे हैब्सबर्ग कहा गया। और जो किंग का भतीजा था, जो फ्रांस से था, जो जिसको स्पेन की गद्दी दी गई थी, उसके अंडर में आया, जिसका ओरिजिन फ्रांस से हुआ, उसे बर्बन्स कहा गया। ठीक है, बर्बन्स के बाद क्या क्या आते चले गए, गोल्डन एज आया। गोल्डन एज में क्या क्या चीजें हुई, वहां पे लोगों ने क्या किया, वहां पे कैसे स्पेन का प्रोग्रेस हुई, सब चीजें हुई। आपको स्टोरी के तौर पे याद रखनी है, हमेशा याद रखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। पहली क्लास वाला पीडीएफ और दूसरी क्लास वाला पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ, और आज वाला जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा है, इस दोनों पीडीएफ को बस आपको पढ़ना है, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार आपको पढ़ना है, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखने हैं, ठीक है। उसके पहले जो एक पीडीएफ था जिसमें स्पेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्पेन का कल्चर, स्पेन का नाम, स्पेन के फ्लैग, वहाँ का मोटो क्या है, यहाँ करेंसी क्या है, यहाँ के ड्रेसेस क्या है, यहाँ की ड्रिंक्स क्या क्या है, एक जो मैं बना रहा हूँ वो भी मैं आपको भेज दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यही चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। गौरव सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस पुष्पेश, आ रही है। आज की क्लास हम लोग खत्म कर रहे हैं। हाँ, अगर सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए तो वी कैन एंड हियर। हाँ, एक्चुअली नीचे बहुत ज्यादा वो हैं भैया, चैट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस के बीच में बहुत से चैट्स है, तो मैं उनको पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। सर प्लीज से समथिंग इन स्पेनिश, थोड़ा सा बोल के बता सकते हो? अगर मैं आपसे स्पेनिश में कुछ कहूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। Si voy a hablar algo, si voy a decirte algo en español no va a entender, ठीक है, वही चीज मैंने स्पेनिश में आपसे कही। वो स्पेनिश में कहूंगा आपसे, आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, और अगर आप आते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में तो बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं हमारे जेएनयू में, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी आपकी, स्पेनिश बहुत अच्छी होगी। पीडीएफ कंप्लीट करने से हो जाएगा ना। अब देखिए, ये सवाल ऐसा सवाल है कि सर राकेश सिंह का हिस्ट्री पढ़ लेने से या फिर एनसीईआरटी पढ़ने से